Namaskar. You are most welcome in video lecture number 6, Chemistry Class 12, imposed by Model School Chanderi. In previous video lectures, we came to know about the 2D packing among constituent particles of crystalline solid. पिछले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ रहे थे कि क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों को दो विमाओं में, एक विमाओं में कैसे पैक करते हैं, कैसे जमाते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न, आज हम सीखने जा रहे हैं कि व्हाट इज द 3D पैटर्न या व्हाट इज द 3D अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड. क्रिस्टलीय ठोस में तीनों विमाओं में कण कैसे व्यवस्थित होते हैं. तो हम इसकी शुरुआत करते हैं द्विविमीय वर्गाकार बंध संकुलन से, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग से, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी. और हमने देखा था कि यहाँ लेंथ और विड्थ, मैं केवल दो गोलों को या दो कणों की बात कर रहा हूं. अगर मैंने एक्स एक्सिस में दो कणों को जमाया था तो एक कण के केंद्र से दूसरे कण के केंद्र की दूरी r और r 2r थी. दो रेडियस शामिल हैं इस केंद्र से इस केंद्र तक की दूरी में. ऐसे अगर मैं इसकी चौड़ाई विड्थ नापने जाऊं या बाई एक्सिस में इसकी लेंथ ढूंढूं किन्हीं भी दो पार्टिकल्स की, तो वो भी मुझे r और r 2r मिलेगी. मतलब मैं यहाँ पहुंचा इस निष्कर्ष पर कि एक्स एक्सिस में भी 2r डिस्टेंस है और बाई एक्सिस में भी 2r डिस्टेंस है. अगर मैं इसको 3D बनाना चाहूं, मतलब मैं इस गोले के ऊपर गोले रखूं, इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर सभी के ऊपर अगर मैं गोले रखना चाहूं तो मुझे थिकनेस प्राप्त होगी, मुझे मोटाई मिलेगी. अब थिकनेस कितनी होगी? जब यहाँ दो गोलों के केंद्रों के बीच की दूरी 2r है, बाई एक्सिस में भी 2r है. अगर मैं यहाँ गोले के ऊपर गोला या पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल अरेंज करूंगा तो ये भी तो 2r के बराबर होगी, क्योंकि पार्टिकल तो दो ही हैं. एक केंद्र से दूसरे केंद्र तक की दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम वन सेंटर टू अदर सेंटर, तो ये भी 2r होगी. अब आप बताएं, जेड एक्सिस में भी 2r डिस्टेंस, यहां एक्स एक्सिस में भी 2r डिस्टेंस, बाई एक्सिस में भी 2r डिस्टेंस. आप ऐसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं जिसकी सभी साइड्स इक्वल हो और 3D स्ट्रक्चर हो? आप उसको क्यूब बोलते हैं, आप उसको घन बोलते हैं. तो मैंने इसी स्ट्रक्चर को उठा के यहां बना दिया है. लेकिन अब इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है? इसका हमने 3D निरूपण यहां किया है. 3D डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस पिक्चर, नॉट 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग. द्विविमीय वर्गाकार बंध सुसंकुलन नहीं, द्विविमीय वर्गाकार बंध सुसंकुलन में हमने मोटाई जोड़कर, थिकनेस जोड़कर एक और लेयर यहां इसके ऊपर जेड एक्सिस में जमा कर 3D स्ट्रक्चर प्राप्त की और इसको 3D रूप से यहां डेमोन्स्ट्रेट किया है. अब आप यहां देख सकते हैं कि ये जो पहली बोर्ड पर जो लेयर बनी हुई है उसको मैं ए बोलूं. इसके ऊपर मैंने जो स्फीयर या पार्टिकल्स जमाए हैं, क्या वो वही नहीं है जहां ये पार्टिकल है? बिल्कुल एक के ऊपर एक रखा हुआ है. तो ये वाली लेयर और इसके ऊपर जमाई गई लेयर में कोई डिफरेंस है, कोई भिन्नता है? नहीं है. तो इसको भी ए और इसको भी ए, उसके ऊपर भी ए. इसकी अरेंजमेंट को, इस टाइप के अरेंजमेंट को मैं बोलूंगा ए ए ए सो ऑन अरेंजमेंट. ये जो यूनिट सेल बनी है, यूनिट सेल लेंथ, विड्थ और थिकनेस तीनों को मिला के ये यूनिट सेल है. इसको हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक क्लोज पैक्ड, SCC यूनिट सेल है. यहाँ SCC यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स को हमने दिखाया है? 1 2 3 4, 1 2 3 4. और आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, चार पार्टिकल्स के ऊपर चार पार्टिकल्स. मैंने यहाँ छोटा चुना था, आप चाहें तो 1 2 3 4 4 चुन सकते हैं. ये चार और इनके ऊपर चार, ये 8 स्फीयर हैं. क्या ये आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं? एक्चुअल कंडीशन ये है. अब इसको हम 2D खत्म करते हैं. इसको 2D की जगह अब हम 3D SCC बोलते हैं. 3D SCC. क्या फर्क है 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग में और 3D SCC में? 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग द्विविमीय वर्गाकार बंध सुसंकुलन के गोलों के ऊपर अगर जेड अक्ष में भी हम गोले जमा दें, मतलब ए लेयर के ऊपर ए, बिल्कुल सेम टाइप की लेयर को बनाते चले जाएं, गोले के ऊपर गोला, गोले के ऊपर गोला, पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल, इसी तरह रखते चले जाएं तो हमें ए अरेंजमेंट मिलेगा और उसको हम कहने लगेंगे 3D SCC, 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड यूनिट सेल. 3D सिंपल क्यूबिक क्लोज पैक्ड सेल, यूनिट सेल कहां से बनी है?
2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग से। द्विविमी वर्गाकार बंद संकुलन में मोटाई बनाने से, जेड एक्सेस में पार्टिकल रखने से हमारी 3D SCC बनी है। इसको मैं उठा के 8 गोलों को इस तरह से लाया, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ताकि हमें दिख जाए। और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्यूब, सिंपल क्यूब। यहाँ के 8 स्फीयर हैं, वो एक्चुअल कंडीशन है, टच कर रहे हैं आपस में। यहाँ टच करते हुए हम नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल टच कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहली चीज जो पढ़ना पड़ेगी वो है यूनिट सेल का प्रकार, टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो एससीसी में सिंपल क्यूबिक क्लोज पैक्ड एससीसी यूनिट सेल में कौन सी टाइप की यूनिट सेल है? 3D एससीसी। कैसे बनी है? 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग से जेड एक्सिस में अगर हमने पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल को अरेंज कर दिया तो एससीसी बनी हुई है। एक यूनिट सेल में कितने एटम आपको दिख रहे हैं? ये अपीयरेंट एटम है। कितने एटम आपको दिख रहे हैं? इसके पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा, क्या ये एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यहां आपको करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर मैं बता रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, एक्चुअल कंडीशन ये है, ये एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये वास्तव में ऐसे नहीं है, ये इस तरह से है। ये अगर एक साइड बना दी मैंने तो इस तरह से, ये इस तरह से एटम है। ये आर, ये आर, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर। इसका एक्चुअल व्यू ये है, दोनों एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इस अरेंजमेंट को ही हम ए 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट भी कहते हैं। ए 3D। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछे जाते हैं, इसलिए इन पर जोर दिया जा रहा है। अब अपीयरेंट नंबर ऑफ एटम, आभासी कण जो यूनिट सेल में दिखाई देते हैं। इस यूनिट सेल में आपको कितने आभासी कण दिखाई देते हैं? ये एससीसी यूनिट सेल है, 3D यूनिट सेल है। इसके अरेंजमेंट को ए बोलते हैं। सभी गोले आपस में, कोने पर जितने भी गोले हैं वो आपस में एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। अब मुझे बताएं अपीयरेंट नंबर ऑफ एटम कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अपीयरेंट नंबर ऑफ एटम जो सेकेंड पॉइंट है इसमें हो जाएगा 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, क्योंकि हम 2D में बहुत क्लियरली ये पढ़ चुके हैं कि जो दिखता है वो वास्तविकता नहीं भी हो सकती है। तो यहां दिख 8 रहे हैं कि क्या वास्तव में 8 है? अब इसकी 3D पिक्चराइजेशन करना थोड़ा कठिन है, फिर भी मैं प्रयास करूंगा। आप इसको करके देख सकते हो। इसको मैं रब कर रहा हूं। अब बस इतनी ही चीजें आपको एससीसी के बारे में यहां से ध्यान रखनी है। इसको मैं सेकेंड यूनिट सेल बनाना चाहता हूं। देखिए आप, जो अब आपको बनाना भी सीखना चाहिए। ये जो लंबी लाइन है और ये छोटी लाइन है, ये लंबी लाइन इतनी लंबी निकल जाएगी, ये छोटी लाइन थोड़ी पहले रुक जाएगी। ये लंबी लाइन है, छोटी देखो यहां से शुरू हुई, यहां ये लंबी है, मतलब ये ज्यादा दूरी है। तो इससे मैं इसको मिला दूंगा और इससे इसको मिला दूंगा। अब मैंने बनाया दूसरा यूनिट सेल। ये मैंने दूसरा यूनिट सेल बनाया। अब और देखिए तीसरा यूनिट सेल बना रहा हूं मैं। देखो इसको ऐसे आप निकाल देना, तो ये आपकी तीसरी यूनिट सेल बन गई। यहां से यहां मिला देंगे। अब पढ़ते जाना 1 2 3। फोर्थ यूनिट सेल बनाऊंगा। ये तो बन गई लाइन, इसको यहां निकालेंगे, इसको यहां निकालेंगे, इसको इधर मिलाएं, इसको इधर मिलाएं और इसको इधर मिलाएं। अब ये आपकी कितनी यूनिट सेल बन गई? दिख रही हो आपकी 1 2 3 4 यूनिट सेल बन गई। और मैं इसका कोई भी एक स्फीयर, ये मैं कॉर्नर्स का एटम लिए ले रहा हूं। ये मैंने जो बड़ा एटम बनाया है वो मैं कॉर्नर्स का एटम लिए ले रहा हूं। अब आप देख सकते हैं ये कॉर्नर का एटम किस यूनिट सेल का हिस्सा है? क्या इसका है? इस वाली यूनिट सेल का हिस्सा है। 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 आप देखें ये कॉर्नर का जो एटम है वो इसका अभी भी ये कितनी यूनिट सेल का हिस्सा हो गया? 4 यूनिट सेल का हिस्सा हो गया। फिर 1 2 3 4 मैं आगे बनाने की कोशिश करता हूं, इसके ऊपर बनाने की कोशिश करता हूं। तो वही की वही बात यहां देखिए। यहां से यहां ये ज्यादा ऊपर है तो इसको मैं ज्यादा ऊपर निकाल देता हूं, इसको कम ऊपर निकालता हूं, इसको ज्यादा ऊपर निकाल देता हूं और इसको, ये छोटा है, इसको इसकी बराबरी पे निकालता हूं। इसको देखिए बराबरी पे निकालता हूं, ये नीचे है तो इसको इस नीचे वाले की बराबरी पे निकाल देता हूं। फिर ये बना देता हूं। अब आप
इस यूनिट सेल को देखें, ये यूनिट सेल 4 तो यहां बना चुके थे, ये 5 और 6 बन गई मेरे ख्याल से, ये 5th है और ये 6th है। क्या 5th और 6th का ये पार्ट 5th या 6th का ये जो एटम है, ये कॉर्नर का जो मैंने एटम चिन्हित किया, ये पार्ट है। देखो ये 5th है, ये वाला इसका ये 5th है, ये 5th नंबर की है, ये 5th नंबर की एक कॉर्नर इस एटम पे आ रहा है। तो ये एटम अब कितने का हिस्सा हो गया? 1 2 3 4 5। इसको देखें, ये वाला क्यूब, ये देखिए इसकी साइड भी इस कॉर्नर इस एटम पर पड़ रही है। तो अभी क्लियरली दिख रहा है कि ये 6 का पार्ट है। 1 2 3 4 5 6। मैं 2 और बना देता हूं। 2 और बनाने के लिए क्या करूं? इसको और नीचे लाऊं, इसको भी नीचे लाऊं, इसको नीचे लाऊं और इन सबको मिलाऊं। इसको मैं यहां मिला देता हूं, इसको मैं यहां मिला देता हूं, इसको मैं यहां मिला देता हूं। अब आप देखेंगे ये वाली यूनिट सेल ये 7th नंबर की है और ये 8 नंबर की है। क्या 7th और 8 नंबर की यूनिट सेल इस एटम को टच कर रही है जो मैंने कॉर्नर का चिन्हित एटम लिया था? देखते हैं, ये 7 नंबर की यूनिट सेल है, ये देखिए ये टच कर रही है। ये वाला पेज, ये वाला जो एज है वो इस कॉर्नर पर टच कर रहा है। अब 8 नंबर पे चलते हैं, ये सीधी कर रही है, 8 नंबर वाली भी कर रही है। मतलब ये जो यूनिट सेल है इसको मैं अब ऐसे डार्क कर दे रहा हूं। ये वाली यूनिट सेल में जो ये कॉर्नर का एक एटम है, मैंने कहा हमेशा बीच वाले एटम को लेते हैं क्योंकि ये यहां भी बढ़ेगा, यहां भी बढ़ेगा, सभी डायरेक्शन में बढ़ेगा और सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लेटाइस बनाएगा, साधारण घनीय क्रिस्टल जालक बनाएगा। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं यूनिट सेल्स को जब हम बार बार रिपीट करते हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन which when unit cell repeated again and again in all possible directions then whole crystal lattice obtains। ये हम जानते हैं यूनिट सेल को हम सभी दिशाओं में अगर जमा दें तो हमें क्रिस्टल लेटाइस प्राप्त हो जाता है। हमने एक कॉर्नर चुना, ऐसे ही हर कॉर्नर की स्थिति यही होगी जो इस कॉर्नर की पोजीशन है। ये कॉर्नर वाला एटम कितनी यूनिट सेल्स का हिस्सा है? 8 यूनिट सेल्स का हिस्सा है। जबकि हमें ऐसे दिख रहा था, जब हम अपीयरेंट दिख रहे थे, एक यूनिट सेल को दिख रहे थे तो हमें इस तरह की स्ट्रक्चर दिख रही थी और हम समझ रहे थे, अपीयरेंट आभास कर रहे थे इसमें कितने एटम हैं, कितने पार्टिकल हैं। 8 पार्टिकल्स हैं, 8 हैं, लेकिन वास्तव में 8 पार्टिकल्स नहीं है क्योंकि ये जो एक पार्टिकल है वो केवल इसी यूनिट सेल का पार्ट नहीं है, इसके अलावा अदर देन इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ 7 यूनिट सेल। ये इस यूनिट सेल के अलावा, इस इकाई सेल के अलावा 7 और इकाई सेलों का हिस्सा भी है। अगर ये 7 और इकाई सेलों का हिस्सा है तो फिर मैं क्या मानूं, ये जो पार्टिकल है वो अपना कितना भाग इसको दे रहा है? ये 8 का हिस्सा है तो मेरे ख्याल से 1/8 भाग दे रहा है। ये ना केवल इसका है, इसके अलावा 7 से और जुड़ा है तो ये अपना 1/8 इसको देगा, 1/8 दूसरी को, 1/8 तीसरी को, 1/8 चौथी को, 8 सेलों को 1/8 देगा, तब ये एक पूरा एटम बन पाएगा। तो कॉर्नर पर कोई भी एटम हो, यहां से आप सीख लीजिएगा, कॉर्नर पर कोई भी एटम हो वो अपनी यूनिट सेल को अपना 1/8 1/8 भाग ही शेयर करता है। तो यहां दिख कितने रहे हैं? 8। अब मैं Z निकालूंगा तो Z इक्वल टू आएगा 8। आभासी एटम, एपेरेंट एटम दिख रहे हैं 8, लेकिन हर एटम चूंकि 1/8 दे रहा है इसलिए 8 मिलके कितना देंगे? 8 × 1/8 इक्वल टू 1। तो एपेरेंट नंबर ऑफ एटम इसमें 8 है और रियल नंबर ऑफ एटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इसमें केवल 1 है। ये ध्यान रखेंगे आप, ओटी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस 3D स्ट्रक्चर्स को मैंने बनाने का प्रयास किया है। इसमें क्या आप जान पा रहे हैं कि ये जो कॉर्नर का एटम है वो वाकई 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या वो 8 यूनिट सेल का हिस्सा है? इसको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये कॉर्नर पर स्थित एटम 8 यूनिट सेल का हिस्सा है। अब 5th पॉइंट हमें पढ़ना है,
फोर्थ पॉइंट कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखना बड़ा इजी भी है, और आप यहां से भी जो 3D आपका पिक्चराइजेशन है वहां से भी देख सकते हो, और यहां से भी बड़ा इजी है इसको देखना। आप देखेंगे 1 2 3 4, हम उसी पे आते हैं अपनी 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग पर, जो कि ओरिजिनल स्ट्रक्चर है। यहीं से 3D SCC बना हुआ है। मैं इस स्क्वायर को देख रहा हूं, ये स्फीयर कितने से टच हो रहा है? 1 2 3 4। अगर मैं स्फीयर के ऊपर स्फीयर जगूं, स्फीयर के ऊपर स्फीयर मोटाई में, तो ये वाला एक स्फीयर इसके ऊपर आएगा जो इसको टच करेगा। तो 1 2 3 4, ये कितना हो गया? 5। एक पीछे से भी आ सकता है। मैंने हमेशा कहा है कोऑर्डिनेशन नंबर को जब भी हम चेक करेंगे तब हम क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे कि वो जो लेयर है वो बीच वाली होना चाहिए। तो एक यहां से रख देंगे और एक पीछे से, तो ये बीच वाली लेयर हो जाएगी जो बोर्ड पर बनी है। जैसे ही हम थिकनेस जमाएंगे ये SCC हो जाएगी। तो फिर कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है? देखो 1 2 3 4, एक आगे से रखोगे और एक पीछे से, कितना हो गया? 6। तो इसकी समन्वयन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। और आप यहाँ 3D स्ट्रक्चर से भी जज कर सकते हो। देखो ये सब कॉर्नर की है, ये कॉर्नर का है, ये कॉर्नर पर है, ये कॉर्नर पर है, ये कॉर्नर पर है। इसको ये नहीं टच करता है, देखेंगे आप, इसको ये टच करता है, इसको ये टच करता है, इस कॉर्नर को। अब बताएं आप, 1 2 3 4 5 6, इनके अलावा इसकी लाइन कहां जाती है? एक इधर जाती है, एक इधर जाती है, एक इधर जाती है, एक इधर, एक इधर, एक इधर। मतलब इससे टोटल कितने एटम जुड़े हैं? 6। और ये दूर दूर दिख रहे हैं, लेकिन मैंने बताया आपको ये एक्चुअल कंडीशन नहीं है। एक्चुअल कंडीशन ऐसी है, सारे स्फीयर्स आपस में टच कर रहे हैं। अगर टच कर रहे हैं तो इसको 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे टच कर रहे होंगे। तो मैंने ये बड़े बड़े जो गोले बनाए हैं कोऑर्डिनेशन नंबर को शो करते हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 6। 1 2 3 4 5 6। अब ये कहां जा रहा है बताएं? यहां से ये लाइन, यहां से ये लाइन, यहां से ये लाइन, इससे कितनी लाइनें निकली हैं? 6। और 6 स्क्वायर को हमने टच कर दिया। अब 7वीं लाइन है नहीं, तो 7वां टच कहां करेगा? तो यहां से हम कोऑर्डिनेशन नंबर को इसकी देख सकते हैं, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी? 6। अब हम यहां तक चले हैं। यूनिट सेल का टाइप, अपरेंट पार्टिकल, आभासी कण, रियल नंबर ऑफ, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, जेड, कोऑर्डिनेशन नंबर। ए और आर में रिलेशन बड़ा इजी है। ए और आर में ये मैंने एक साइड बनाई हुई है। इसकी जो क्यूब की एक्चुअल कंडीशन थी वो यही थी। ये क्यूब जो मैंने बनाया था आरब में, इसकी एक्चुअल कंडीशन तो यही है। ये सारे स्फीयर आपस में टच कर रहे हैं। अगर हम इसके कोई दो स्फीयर को देखेंगे तो उसकी एक्चुअल कंडीशन ये है, इसके सेंटर से ये दूरी आर, इसके सेंटर से ये दूरी आर, आर बाहर है, किसी दूसरी यूनिट सेल का हिस्सा होगा। तो ये आर आर, जब भी हम डिस्टेंस लेते हैं तो सेंटर से सेंटर तक की लेते हैं, फ्रॉम सेंटर अप टू सेंटर। तो आर और आर ये ए साइड है, तो ए यहां भी कुछ नहीं बदला है। ए बराबर हमारा आएगा, ए बराबर 2r। ए और आर लेंथ ऑफ साइड और रेडियस ऑफ पार्टिकल, कण की त्रिज्या और यूनिट सेल की भुजा की लंबाई, इनमें हमेशा A = 2r का रिलेशन SCC में भी कायम रहता है। अब तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो SCC में होता है, और 2r = D होता है। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, ये भी हम 2D में पढ़ चुके हैं। तो फिर A बराबर 2r बराबर D। अगर आपको पूछा जाएगा A और R में रिलेशन, तो A = है 2r, और A और D में रिलेशन अगर पूछा जाता है SCC सेल के लिए, तो A = D। A और D बराबर है। हमने 6 पॉइंट इससे क्लियर कर लिए। 7 संकुलन गुणांक, पैकिंग फ्रैक्शन। अब पैकिंग फ्रैक्शन का जब हम फॉर्मूला लगाएंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको अब रब कर रहा हूं। जब आप पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला 3D में लगाएंगे, तो 3D में पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला, इन सबको मैं हटा दे रहा हूं। 3D में जब पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे तो आप इस तरह से लगाएंगे, पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू वॉल्यूम occupied by particles upon वॉल्यूम ऑफ होल यूनिट सेल। अब एरिया की जगह क्या आ गया? एरिया 2D तक सही था, अब थिकनेस भी आ गई, तो हमें क्या लेना पड़ा? वॉल्यूम लेना पड़ा। और अगर आपको परसेंटेज में चाहिए तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इसको हम डिवाइड करेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन हमें मिलेगा। हम पहले इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसलिए यहां ज्यादा इसकी बात नहीं कर रहे हैं फॉर्मूले की। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स,
हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर देयर इन सिंपल क्यूबिक क्लोज पैक्ड यूनिट सेल। अपरेंट तो 8 थे, लेकिन रियल नंबर हमें लेना पड़ेगी, रियल नंबर ही लेते हैं पैकिंग फ्रैक्शन में। तो रियल नंबर तो हमने z इक्वल टू 1 में निकाल के देखा था, z इक्वल टू 1। और एटम सारे स्फेरिकल मान रहे हैं, सारे सेम साइज के हैं। तो एक स्फीयर का, एक गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसके पैकिंग फ्रैक्शन को हम निकालेंगे 1। मैं करके बता रहा हूं गुणा। ये इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम को यहां लेते, और एक एटम का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। एक एटम के लिए हम ऐसा लिखते हैं अपॉन। अब ये एक को 3 नीचे है तो इसको मैं नीचे ही कर लेता हूं। 3 को अगर नीचे है तो मैं नीचे ही रहने देता हूं अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। इनटू, अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होता है हमेशा ए क्यूब। साइडें तीनों बराबर हैं, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है ए इंटू ए क्यूब। अब ए क्यूब हमने फिर रिलेशन अब यहां पढ़ा था पहले, ए इक्वल टू 2r, क्योंकि हमें तो आर की टर्म में ये चाहिए, ए से आर तो कटेगा नहीं, तो हमें ए आर की टर्म में चाहिए। तो हमें इस रिलेशन से हमें पता है सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग के लिए z इक्वल टू 1 होता है और एक इक्वल टू 2r होता है। तो हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का गुणा कर दूंगा तो वही का वही 4 पाई आर क्यूब। 1 मैंने लिख के बताया जानबूझ के, क्योंकि ये इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम है। अगर दूसरी यूनिट सेल रहेगी तो उसका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम यहां ले लेंगे। चूंकि एससीसी का इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 1 था, इसलिए हमने 1 को मल्टीप्लाई किया। और ये सबके लिए सेम रहेगा, क्योंकि सभी पार्टिकल्स को हमने स्फीयर माना है और स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसको मैं 3 इंटू ए क्यूब की जगह कर देता हूं 2r का क्यूब, 2r का क्यूब इक्वल टू 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 इंटू 2r का क्यूब। तो 2r का क्यूब हो गया 8 आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, 4 से 2 कैंसिल, और ये आएगा pf पाई अपॉन 6। जब पाई की वैल्यू रख देंगे 3.14 अपॉन 6 तो आपको मिलेगा 0.52, और 100 का मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज में निकालोगे तो 100 का मल्टीप्लाई करके 52%। तो पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एससीसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन हमेशा कितना होता है 52%। तो वॉइड्स आप निकाल सकते हो, वॉइड्स बड़ी इजीली आप इसकी निकाल सकते हो। जब 100 में से 52% या 52 है नंबर ऑफ पार्टिकल्स या वॉल्यूम कवर्ड बाय पार्टिकल्स, कणों के द्वारा घेरा गया आयतन, तो रिक्तियों का घेरा गया आयतन 100 में से 52 को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे तो 48%। तो कितना बचेगा हमें, वॉइड्स बचेंगी 48%। अब यहां देखेंगे आप, एक बार फिर मैं रिवाइज कराता हूं एससीसी के लिए। एमपी बोर्ड और अदर बोर्ड जहां ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इस यूनिट्स में से आने हैं, तो वहां आप देख सकते हैं ये 9 पॉइंट बहुत ही क्लियर आपको हर एक यूनिट सेल के लिए करने पड़ेंगे। यूनिट सेल का टाइप 3D एससीसी। अपरेंट पार्टिकल आभासी कण कितने दिख रहे थे बाहर से 8। वास्तविक कण रियल नंबर हमने निकाला था, क्योंकि कॉर्नर का हर एक एटम खुद एक यूनिट सेल का हिस्सा नहीं था, हमने 3D को बना के देखा था। ये 7 और यूनिट सेल का हिस्सा था। इट वॉज द पार्ट ऑफ अदर 7 यूनिट सेल, सो इट विल प्रोवाइड ओनली 1/8 पार्ट ऑफ ऑन टू सिंगल यूनिट सेल। हर एक यूनिट सेल को ये अपना 1/8 भाग दे रहा था, इसलिए दिखने वाले 8 थे, लेकिन रियल नंबर ऑफ एटम 1 था। समन्वयन संख्या मैंने आपको बताई थी दोनों ही तरह से। एक्चुअल कंडीशन में भी जब स्फीयर आपस में टच कर रहे हो तब भी, एक ऊपर और एक नीचे से, और क्यूब बना के भी। तो समन्वयन संख्या 6 होती है। ए और आर का रिलेशन ए इक्वल टू 2r होता है, ए और डी में रिलेशन ए इक्वल टू डी होता है। संकुलन गुणांक पैकिंग फ्रैक्शन, संकुलन गुणांक 52% होता है। रिक्तियां वॉइड्स हमेशा 48% होती हैं। फिर से हम एक वर्गाकार बंद संकुलन बनाते हैं। ये वर्गाकार बंद संकुलन है, 2 डायमेंशनल है, क्योंकि हम इसको बोर्ड पर बना रहे हैं। ये द्विविमीय है। अगर मैं इसकी वॉइड में जेड एक्सिस में इसकी वॉइड में एक एटम जमाना चाहूं, अब आप इसको ए लेयर बोल सकते हैं। ये ए लेयर है। ए लेयर मतलब स्फीयर के ऊपर स्फीयर बाय एक्सिस में हम रखते चलाएंगे, एक्स एक्सिस में जमाएंगे और फिर बाय एक्सिस में स्फीयर के ऊपर स्फीयर रखते चले जाएंगे। इसको बोलेंगे हम ए लेयर, ए परत है ये। अब मैं जो दूसरा गोला रखना चाह रहा हूं, मान लो ये तो बहुत बड़ा है, इसी की साइज का एक स्फीयर इसके बीच में रखना चाह रहा हूं।
तो क्या ये वॉइड इतनी बड़ी है कि इतना ही बड़ा स्फीयर इसके बीच में रखा जाए? नहीं है। अगर आपको इतने ही बड़े स्फीयर को यहां फंसाना है तो फिर निश्चित रूप से इनके बीच के स्पेस को बढ़ाना होगा, और इनके बीच के स्पेस को हम यहां बढ़ाते हैं। 1 2 3 4, ये यहां ये स्फीयर बन गया। ये जो स्फीयर है वो बोर्ड पर नहीं बना सकते हो आप, बोर्ड पर नहीं बना सकते हो। ये ऐसे रखा है, कुछ हिस्सा इसका वॉइड के अंदर चला गया लेकिन बोर्ड को टच नहीं किया। ये मैंने जमाया है जेड एक्सिस में। ये जेड इसका ये जो वाला पार्ट है ये बोर्ड को टच नहीं कर रहा है। ये इन चारों में जो वॉइड बनी है, इन चारों के बीच में ये वॉइड है, यहां ये टच कर रहा है वॉइड में। ये वाला हिस्सा फिर बोर्ड पर नहीं है, मतलब ये वाला जो एक पार्टिकल है ये बी लेयर बनाएगा, ये वाला पार्टिकल बी लेयर बनाएगा। ये हो गया। अब मैं जेड एक्सिस में ही इस स्फीयर के ऊपर ये स्फीयर, इस स्फीयर के ऊपर ये स्फीयर अरेंज करता हूं, इस स्फीयर के ऊपर ये स्फीयर, इस स्फीयर के ऊपर ये स्फीयर। स्फीयर मतलब पार्टिकल। अगर मैं अरेंज करता हूं तो 4 इस बॉल के नीचे बोर्ड पर, 4 इधर। ये क्या आपस में टच कर रहे हैं? ये आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो ये जो इस पार्टिकल है सेकंड लेयर का, दूसरी परत का जो पार्टिकल है जेड एक्सिस में जमाया हुआ है, ये नीचे भी 4 स्फीयर को टच कर रहा है और यहां भी 4 स्फीयर को टच कर रहा है, या 4 पार्टिकल्स को टच कर रहा है, लेकिन ये 4 पार्टिकल्स एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। अब हम इस तरह की यूनिट सेल्स को कैसे बनाएं? हमारे पास कौन सा सिस्टम है कि हम इस तरह की यूनिट सेल्स को बना सकें? हमारे पास एक क्यूबिक सिस्टम है। देखिए आप, ये क्यूब है, क्योंकि स्फीयर सारे एक जैसी रेडियस के, एक जैसी साइज के हैं, तो फिर बनेगा तो क्यूब। चाहे उसको ऐसे में जमा लो, चाहे उसको ऐसे में जमा लो, बनना क्या है? क्यूब बनना है। तो इसको क्यूब मैंने बनाया। ये कॉर्नर्स पर 4 स्फीयर, ये कॉर्नर्स पर 4 स्फीयर, और इसके अंदर सेंटर में बॉडी में ये जो ये बॉल थी, मैंने इसको सेंटर में बना दिया। अब आप देख सकते हैं अगर ये ए लेयर है तो फिर ये वाली एक स्फीयर वाली या एक पार्टिकल वाली बी लेयर है, और ये बिल्कुल ए के जैसी है। देखो इसके पास ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, तो ये वाली लेयर बिल्कुल ए के जैसी है। तो फिर ए बी ए, फिर मैं दूसरी बनाऊंगा नीचे, नीचे में एक दूसरा क्यूब बनाऊं। अगर मैं नीचे दूसरा क्यूब बनाता हूं, अब देखिए फिर ये वाली लेयर ए, ये वाली लेयर वापस स्फीयर वाली बी, ये वाली लेयर वापस ए, फिर नीचे आएगी तो ये मैंने बोर्ड पे बना के दिखाया है। बाकी 3D जो बनेगा वो ऐसे बनेगा। ये फिर 4, फिर बॉल, फिर 4, फिर बॉल, फिर 4, मतलब इस बॉल के पीछे भी 4 ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होंगे लेकिन इस बॉल को टच कर रहे होंगे, और आगे भी 4 पार्टिकल ऐसे होंगे जो एक दूसरे को तो टच नहीं कर रहे होंगे लेकिन बॉल को टच कर रहे हैं। तो ये वाली यूनिट सेल अगर मैं निकाल के रखता हूं, इस वाली यूनिट सेल को अगर मैं यहां बनाता हूं, तो यही कहलाएगी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। यहां बना दे रहा हूं मैं, ये कहलाएगी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसके कॉर्नर्स पर आपको एटम दिखेंगे या पार्टिकल दिखेंगे, कोनों पर पार्टिकल दिखेंगे, और एक पार्टिकल इसके सेंटर में दिखेगा, और ये सेंटर वाला पार्टिकल बिल्कुल बॉडी के सेंटर पे होगा। जो काया है, घन की जो काया है, क्यूब की जो बॉडी है, उसके अंदर सेंटर पर मिलेगा, केंद्र पर मिलेगा, इसलिए इसको कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसका और एससीसी का डिफरेंस क्या है? एससीसी और इसका डिफरेंस केवल यही है कि एससीसी में जो कॉर्नर्स पर क्यूब के स्फीयर होते हैं, ये आपस में टच कर रहे होते हैं एक दूसरे को, और बॉडी के सेंटर पर कोई भी पार्टिकल नहीं होता है। लेकिन बीसीसी में कॉर्नर्स के पार्टिकल्स एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन सेंटर में, बॉडी के सेंटर में जो पार्टिकल होता है उसको ऊपर के भी 4 पार्टिकल टच कर रहे होते हैं और नीचे के भी 4 पार्टिकल टच कर रहे होते हैं। लेकिन दोनों ही 3D स्ट्रक्चर्स, दोनों ही 3D यूनिट सेल्स 2D स्क्वायर पैकिंग से, स्क्वायर क्लोज पैकिंग से ही बनी है। जो द्विविमीय वर्गाकार बंद सुसंकुलन था उस पर ही हमने थिकनेस जमा कर एससीसी भी बनाया था और बीसीसी भी बना रहे हैं। बीसीसी में हमने वॉइड को बढ़ा करने के लिए
स्फीयर को, पार्टिकल्स को दूर दूर हटा दिया है। अब इस टाइप की यूनिट सेल्स को हम इन्हीं 9 पॉइंट्स पर वापस पढ़ लेते हैं। यूनिट सेल का टाइप आपको समझ में आ गया होगा, 3 डायमेंशनल त्रिविमीय है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, काया केंद्रित घनीय इकाई सेल है, आभासी कण अपरेंट पार्टिकल आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक है सेंटर में। अपरेंट पार्टिकल्स 9 है, लेकिन एक्चुअल पार्टिकल्स कितने हैं? एक्चुअल पार्टिकल्स आप देखेंगे तो बॉडी के जो सेंटर में चला गया, जो इस बॉडी के इस क्यूब के सेंटर में चला गया यहां कहीं, क्या वो किसी दूसरी यूनिट सेल का हिस्सा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं अगर वो अंदर है तो यहां से भी कोई यूनिट सेल उसको टच नहीं करेगी, यहां से भी नहीं, यहां से भी नहीं, यहां से भी नहीं, ऊपर से भी नहीं और नीचे से भी नहीं। आप जोड़ भी लेंगे ऐसे क्यूब तो अभी कोई भी क्यूब अंदर के पार्टिकल्स को टच नहीं करेगा। तो जो बॉडी के सेंटर पर पार्टिकल होता है वो उसी यूनिट सेल का पार्ट होता है। इट इज द पार्ट ऑफ यूनिट सेल एज होल, पूरा का पूरा यूनिट सेल का पार्ट होता है। बट द पार्टिकल प्रेजेंट एट द कॉर्नर इज नॉट एज होल द पार्ट ऑफ यूनिट सेल। इट विल प्रोवाइड ओनली 1/8 टू ईच यूनिट सेल एंड इट इज द पार्ट ऑफ 8 यूनिट सेल्स। जो कोने पर पार्टिकल है, कोने पर कण है, वो 1/8 ही दे पाता है। ये हम एससीसी में देख चुके हैं। तो Z इक्वल टू 8, चूंकि कॉर्नर पर पार्टिकल है, 1/8 देगा तो 8 इंटू 1/8 प्लस 1, तो Z इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो Z इक्वल टू हम यहां लिख लेते हैं 2। इसमें जो वास्तविक कण है वो 2 होते हैं, जबकि अपरेंट आभासी 9 होते हैं। समन्वयन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर आप देख रहे हैं, ये वाला स्फीयर ऊपर के 4 को भी टच करता है और नीचे के 4 को भी टच करता है। तो फिर कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी कितनी हो जाएगी? CN 8 हो जाएगी। इसकी समन्वयन संख्या 8 हो जाएगी। अब हम A और R में रिलेशन निकालना चाहते हैं। अब हमें ऐसे स्फीयर चाहिए जो आपस में टच कर रहे हो। इनको लेके हम रिलेशन नहीं निकाल सकते क्योंकि ये आपस में टच नहीं कर रहे हैं, ये आपस में स्पर्श नहीं कर रहे हैं। दीज आर नॉट टचिंग टू ईच अदर, सो B will select these 3 spheres which are touching to each other। हम इन 3 गोलों को चुनेंगे जो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और ये शायद बॉडी डायगोनल है। जी, अपोजिट कॉर्नर से जो डायगोनल निकलता है वो बॉडी डायगोनल है। फिर यहां से आप देख लें, अगर इस कॉर्नर से एंटर करेगा, बॉडी के सेंटर में से होता हुआ इस कॉर्नर से निकलेगा, इसको बॉडी डायगोनल बोलेंगे। इधर से निकल के ऐसे ही फेस से निकल जाएगा तो इसको फेस डायगोनल बोलेंगे। और बॉडी डायगोनल की वैल्यू √3a होती है। अगर क्यूब की साइड की लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब इज a, देन लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल इज √3a। लेंथ ऑफ फेस डायगोनल इज √2a। अगर घन के किनारे की या एक भुजा की लंबाई a है तो काया विकर्ण की लंबाई √3a और फलक विकर्ण की लंबाई √2a होती है। अब मैं इन 3 आपस में टच करने वाले स्फीयर्स को बनाऊंगा और ये वास्तव में कैसे स्फीयर होंगे? 1 2 3। ये स्फीयर और ये स्फीयर ये आपस में टच कर रहे हैं क्योंकि काया के सेंटर में, क्यूब के सेंटर में जो पार्टिकल है वो ऊपर के 4 को भी टच करता है, मतलब 4 में ये भी शामिल है, नीचे के भी 4 को टच करता है तो इनमें ये भी शामिल है। तो ये ही 3 ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो ये टच करने वाले पार्टिकल्स को मैंने बना लिया और यही एक पार्टिकल से, पहले पार्टिकल से तीसरे पार्टिकल्स के सेंटर की दूरी, एक कण के केंद्र से तीसरे कण के केंद्र की दूरी ही बॉडी डायगोनल है। यहां से यहां तक की दूरी, क्योंकि जब हम डिस्टेंस नापते हैं तो हमेशा कहां से नापते हैं? सेंटर से नापते हैं। तो एक सारे पार्टिकल सेम साइज के हैं, इसमें कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं। ये R, इसमें हमने दोनों रेडियस लेनी पड़ेगी और ये केवल एक रेडियस, क्योंकि एक रेडियस तो ये वाली छूट रही है, यहां भी एक रेडियस इस वाली छूट रही है। तो R 4R इक्वल टू, ये बॉडी डायगोनल की लेंथ है, ये बॉडी डायगोनल की लेंथ है यहां से यहां तक, और बॉडी डायगोनल कितना होता है? √3a। तो R इक्वल टू हो जाएगा √3a/4 या A इक्वल टू हो जाएगा 4R/√3। A इक्वल टू 4R/√3। तो फिर A और R में रिलेशन यहां आके बदल गई है BCC में। SCC तक A बराबर 2R चल रहा था, लेकिन जैसे ही हम BCC में आते हैं A बराबर 4R/√3 हो जाता है या R इक्वल टू √3a/4 हो जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि 2D D इक्वल टू 2R होता है।
अगर हम इंटर एटॉमिक डिस्टेंस की बात करें, इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस की बात करें, अंतर कणीय दूरी की बात करें, मतलब एक कण के केंद्र से दूसरे कण के केंद्र की दूरी निकालें तो वो 2r होती है। 2r होती है मतलब 2r बराबर d होती है, तो d इसके डबल होगी। तो d बराबर 2r होता है, क्योंकि d बराबर होता है 2r और r की वैल्यू है √3a/4, तो मैंने यहां रख दी √3a/4, तो 2 से 4 जाएगा तो 2, तो d इक्वल टू आएगा √3/2a, तो d इक्वल टू आ गया √3 a/2, ये d की वैल्यू आ जाएगी। तो फिर a और r में रिलेशन a बराबर 4r/√3, d और a में रिलेशन d इक्वल टू √3a/2 या a इक्वल टू 2d/√3। ये रिलेशन SCC के कंपैरिजन में बदल गए, तो हमें a और r में भी रिलेशन मिल गया, a और d में भी रिलेशन मिल गया। अब हम पैकिंग फ्रैक्शन पढ़ेंगे, संकुलन गुणांक। और पैकिंग फ्रैक्शन जैसा कि हमें जानकारी है, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? पैकिंग फ्रैक्शन होता है टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल अपॉन वॉल्यूम ऑफ होल यूनिट सेल। चूंकि 3D है इसलिए हम वॉल्यूम लेंगे, तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू, अब टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड द पार्टिकल कैसे निकालें? हम रियल या इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम निकाल लें, और एक एटम का वॉल्यूम हमें पता है। मान लो 10 एटम है तो 10 एटम का वॉल्यूम होगा, 2 एटम है तो 2 एटम का वॉल्यूम होगा। यहाँ z इक्वल टू 2 है BCC में, तो जो पार्टिकल का वॉल्यूम आएगा वो आएगा 2। यहाँ PF का मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल्स, वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ होल यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ होल यूनिट सेल। तो PF वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल 2 है और एक पार्टिकल का होता है 4y3πr3। 3 नीचे है तो मैंने नीचे के नीचे उसको लिख लिया है ताकि मुझे कैलकुलेशन में आसानी हो। वॉल्यूम ऑफ होल यूनिट सेल, वही क्यूब है, क्यूब का साइड अगर a है तो वॉल्यूम हो गया a क्यूब। लेकिन हमारा a से काम नहीं चलेगा, a और r की टर्म में ही हमें a को चाहिए, तो a हमारा है 4r/√3। यहां लिखेंगे हम, चूंकि a इक्वल टू 4r/√3, तो हम एक ही जगह यहां 4r/√3 रख देंगे। तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू 2 × 4 8πr³ इंटू एक ही जगह लिख देंगे 4r/√3, और चूंकि क्यूब है तो यहीं हम क्यूब कर देंगे 4r/√3 इंटू 4r/√3। आप ये जानते होंगे मैथमेटिकल की कैलकुलेशन से कि √3 से 3 कट जाएगा, 4 से यहाँ 2 कट जाएगा और 2 से यहाँ 2 कट जाएगा, और ये हमारा बचेगा टोटल PF इक्वल टू, यहां फिर मैं अब इसको यहां से ले ले रहा हूं, PF इक्वल टू पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू πr³ अपॉन, यहां क्या बच रहा है 4 2 8r³ अपॉन, ये √3 नीचे है तो फिर इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूं, इंटू √3। r³ से r³ कैंसिल, तो पैकिंग फ्रैक्शन आएगा इक्वल टू, पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू पाई की वैल्यू 3.14, √3 की वैल्यू 1.732 अपॉन 8। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 0.68 आएगा, 0.68, और अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो आएगा 68%। तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना है? PF इसका है 68%। अगर PF 68% है तो वॉइड आप 100 में से घटा दोगे तो वॉइड्स का वॉल्यूम टोटल कितना है, रिक्तियों का प्रतिशत कितना हो जाएगा 32%। और जहां तक इसके एग्जाम्पल की बात आती है तो इसके एग्जाम्पल सारे एल्कली मेटल्स हैं, आपको पता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब BCC के रूप में क्रिस्टलाइज्ड होती हैं। तो इन
सभी यूनिट सेल्स को, अभी मैंने 2 3D यूनिट सेल्स पढ़ाई हैं आपको, BCC और SCC, इन्हीं 9 पैरामीटर्स पर हम इन यूनिट सेल्स को डिस्कस करने वाले हैं। अगले लेक्चर में हम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, द्विविमीय षटकोणीय बंद सुसंकुलन से थिकनेस बनाएंगे, और वहां भी 2 टाइप की स्ट्रक्चर, 2 टाइप की यूनिट सेल हमें मिलेंगी, HCP और CCP। CCP को हम FCC भी कहते हैं। तो इन दोनों के बारे में अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।